महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल यहां हरिपाटक ब्रिज के पास महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर स्थित 3 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। कल सुबह हुई कार्रवाई में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद विरोध समाप्त हो गया। कार्रवाई के दौरान 150 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी यहां तैनात रहे। इसके अलावा नगर निगम विकास प्राधिकरण साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी भी यहां मौजूद थे। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम विरुद्ध था। इसके साथ ही वर्ष 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। वर्ष 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी, जिसको लेकर भूखंड धारक न्यायालय पहुंचे, जहां उन्हें स्टे मिल गया। इन भूखंडों का अलग अलग न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 2 दिन पहले इंदौर हाई कोर्ट ने 3 भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण के आदेश को सही माना और लीज निरस्त कार्रवाई को सही बताया। साथ ही भूखंड धारक का स्टे खारिज कर दिया। 3 भूखंडों पर बनी अवैध बिल्डिंग जमींदोज की गई। उनका क्रमांक 55A, 55B और 49 है। उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि माननीय न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद ये कार्यवाही की जा रही है। भूखंड धारकों को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे, जिन्हें उन्होंने व्यावसायिक उपयोग के लिए यूज किया है। इसके अलावा लीज समाप्त होने के बाद लीज का नवीनीकरण भी नहीं हो सका, इसलिए ये कार्यवाही की गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण में इन भूखंडों को आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था, परंतु इन भूखंडों के मालिक जुल्फिकार, जावेद और कनीज ने इनका उपयोग पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर किया। यहां चिकन सेंटर, फर्नीचर शोरूम, होटल व अन्य व्यवसाय किए जा रहे थे। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर नितेश भार्गव ने बताया कि इस कार्यवाही को लेकर 150 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी यहां तैनात थे। सुबह जरूर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, परंतु समझाइश के बाद उन्हें यहां से हटा दिया गया। शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही जारी है। ये यूडीए ने बेसिकली कल पत्र दिया था, जिसमें महाकाल के पास जो बेगम बाग क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मकान जो उनका पोजीशन लिया जाना था, उसी क्रम में हम लोग लगभग 150 के पुलिस फोर्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं ताकि कहीं कोई इस पूरी कार्रवाई में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, पूरी कार्रवाई जो है निष्पादित हो। इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें मॉर्निंग में काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे, तो हम लोगों ने जो भी संबंधित पक्ष थे उनसे बात की है। सभी लोग इसमें एसडीएम मौजूद थे, यूडीए की ओर से कुछ डेलीगेट थे, एसओए मौजूद था। हम लोगों ने बात करके कन्विंस किया है, लोगों ने सहमति दी है। उसके बाद हम लोग इसको खाली कराने के बाद पोजीशन की कार्रवाई करेंगे।
उज्जैन की नागदा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लड़कियों से दोस्ती करके अश्लील वीडियो बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर करता था। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लड़के लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि आरोपियों ने लड़कियों के कई अश्लील वीडियो बनाए थे और उन्हें अपने दोस्तों के पास भेजता था। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और पेन ड्राइव की जांच की तो उन्हें अश्लील वीडियो का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने लड़कियों की पहचान की और उन्हें थाने बुलाकर बयान दर्ज किए। लड़कियों ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दूसरों से भी संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों में से एक फरार है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला और उनकी पिटाई भी की। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस टीम को 10-10 हजार रुपए के इनाम दिए जाने की घोषणा की है। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। 21 मई की रात को जो गश्त अधिकारी हैं थाना नागदा के, जब उन्होंने चंबल ब्रिज के नीचे एक लड़के को मोबाइल चलाते देखा तो उन्हें संदिग्ध लगा तो फिर जब वो उसके पास गए तो वो पुलिस को देख के भाग गया और भागते हुए, लेकिन उसके पास का जो मोबाइल था और उसके पास एक पेन ड्राइव भी, वो वहीं पर घटनास्थल पर गिर गई। और वहाँ पे जब पेन ड्राइव और मोबाइल को थाने पर लाकर देखा गया तो उसमें कुछ ऐसी अश्लील वीडियो लड़कियों के मिले, जिस पर तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और मुझे इस बारे में अवगत कराया गया। तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें संयुक्त टीम नागदा, बिरलाग्राम और उन्हेल की गठित की और उस टीम को निर्देश दिए कि अग्रिम कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में हमने उन लड़कियों को चिन्हित किया कि ये लड़कियां जिनके वीडियोस अश्लील वीडियो मिले हैं, ये लड़कियां कौन हैं। इनके परिवारजनों को हमने सूचित किया। सूचित करने के पश्चात परिवारजन लड़कियों के साथ थाने पर उपस्थित होकर उन्होंने संबंधित व्यक्तियों पर आरोप जो लगाया उसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया। तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो टीम गठित की थी उस पर तुरंत ही उनको गिरफ्तारी के प्रयास प्रारंभ हो गए और उनको 15 घंटे के अंदर जो टीम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जो कि पुलिस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सफलता है। मुख्य रूप से घटनाक्रम में यह सामने आया कि ये सभी जो आरोपी हैं, ये 7 आरोपी हैं, ये नागदा क्षेत्र के ही निवासी हैं, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। इनमें कोई मोबाइल का कार्य करता है, कोई आइसक्रीम का कार्य करता है, एक दूसरे को ये जानते हैं। उस तारतम्य में ये अक्सर एक लड़की को बहला फुसलाते हैं और एक लड़की को बहला फुसलाने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो बनाकर उसको डराते हैं, धमकाते, वायरल करने की धमकी देते हैं और उस पर अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं। और इसी तारतम्य में दोनों व्यक्ति, कभी कभी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक साथ संबंध बनाते हैं। इस तरह की घटना मुख्य रूप से सामने आई है। अपराध पंजीबद्ध करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम ने 15 घंटे में गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और इस कार्यक्रम में जो गश्त अधिकारी और हमारा आरक्षक थे उनके लिए 10,000 का इनाम, गिरफ्तारी टीम के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया। आरोपी कितने आरोपी हैं? टोटल 7 आरोपी हैं। आरोपियों के नाम है सूफियान, अरुण, सोहेल, वीरू, उस्मान, तौहीद, इमरान। 7 आरोपी हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वक्फ बोर्ड द्वारा कृषि भूमि की लीज नीलामी को वैध ठहराया है। न्यायालय ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। डॉक्टर सनवर पटेल, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह वक्फ बोर्ड के कार्यों की वैधता को सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका नियमानुसार और कानून के मुताबिक संस्थाओं को संचालित करने वाले जन सेवकों की रक्षा करती है। वक्फ बोर्ड द्वारा कृषि भूमि की लीज की नीलामी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में 2 मुख्य आपत्तियां उठाई गई थी। पहली कि वक्फ बोर्ड के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाली मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फरजाना गजाल पूर्णकालीन सीईओ नहीं है, जो कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 23 के खिलाफ है। दूसरी बात यह कि 1994 के एक पुराने परिपत्र के अनुसार वक्फ संपत्ति की नीलामी केवल मुतवल्ली द्वारा की जा सकती है, बोर्ड द्वारा नहीं। न्यायालय ने दोनों दलीलों को पूर्णतः निराधार मानते हुए याचिका
खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि डॉक्टर फरजाना गजल वक्फ अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों अनुसार एक मुस्लिम महिला उप सचिव स्तर से उच्च स्तर की अधिकारी हैं और इनकी सेवाएं उच्च शिक्षा विभाग से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 3 वर्षों के लिए 3 डिप्यूटेशन पर ली गई है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि 1994 का परिपत्र अब मान्य नहीं है क्योंकि उसे 2014 के वक्फ संपत्ति लीज नियमों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार वक्फ संपत्तियां बोर्ड अथवा मुतवल्ली दोनों द्वारा लीज पर दी जा सकती है। यह फैसला न केवल एक बेबुनियाद जनहित याचिका पर न्यायालय का करारा प्रहार है बल्कि यह वक्फ बोर्ड के कार्यों की वैधता को भी सशक्त करता है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की याचिकाओं से माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद होता है। डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि यह फैसला वक्फ बोर्ड के कामों को प्रामाणिकता देता है और हम अदालत की दृढ़ता को सलाम करते हैं। देखिए, कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं करें और तथाकथित लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके अपनी जेब भरने का काम करें, लेकिन हमेशा माननीय उच्च न्यायालय ने इस पंक्ति को चरितार्थ किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लगातार 2 साल से झूठी बातों को फैलाना, झूठी शिकायतें करना, झूठी याचिकाएं लगाना, बेनामी याचिकाएं लगा देना, और ये जो मामला है ये इस प्रकार का मामला है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी आय को बढ़ाने के लिए, उस आय को गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च करने के लिए अपनी वैधानिक कृषि भूमियों को नीलामी की प्रक्रिया का पालन कर रहा है। पट्टा नियम भारत सरकार का जो बनाया गया उसके अनुसार कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कानून को तोड़ मरोड़ कर गुमराह करने का प्रयास करने के लिए यह याचिका 18/916 नंबर 2025 जो PIL के रूप में जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, डबल बेंच ने इसका फैसला दिया है और ये कहा है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो अपनी कृषि भूमियों की नीलामी कर रहा है वो पूरी तरह वैधानिक है और आपकी जो PIL है, जो याचिका है, इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के लिए CO नियुक्त किया है, CO की पदस्थापना की है, उस पर भी ऑब्जेक्शन थे। उस पर भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से निर्णय दिया है कि यह CO पूरी तरह से पात्र है और यह उप सचिव स्तर से ऊपर की अधिकारी है। साथ ही यह अस्थायी जो जिसको बोला जाता था वो डेपुटेशन के कारण अस्थायी लिखा गया है, यह पूरी तरह से पात्र अधिकारी है। तो मैं इस निर्णय के कारण से हमारे जो वैधानिक कार्य है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उनको प्रमाणीकरण मिलता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का और स्वागत करता हूँ इस निर्णय का, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे निर्णय से हमारा उत्साह, हमारी ताकत बढ़ती है और हम और गति से समाज हित में काम करना जारी रखेंगे, इसकी गति को और बढ़ाएंगे। लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी के भाई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अभिषेक मालवीय है और वह भैरवगढ़ पर हार्डवेयर की दुकान संचालित करता है। अभिषेक की बहन प्रियंका चौहान भी पटवारी है और उसने जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार ग्राम निपानिया सुनानिया के राकेश चावड़ा ने अपनी 22 बीघा जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। इस पर पटवारी प्रियंका चौहान ने 2000 रुपए प्रति बीघा के मान से 44,000 रुपए रिश्वत मांगी। सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ और पटवारी ने अपने भाई अभिषेक की दुकान पर रुपए देने के लिए कहा। राकेश चावड़ा ने 14 मई को लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत कर दी, जिसके बाद गुरुवार शाम चावड़ा ने 35,000 रुपए ले जाकर अभिषेक को दे दिए। तो वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा और उनकी टीम ने अभिषेक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि रिश्वत के मामले में महिला पटवारी प्रियंका चौहान सहित उसके भाई अभिषेक मालवीय को भी आरोपी बनाया गया है। अभिषेक को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसकी बहन प्रियंका चौहान फिलहाल फरार है। लोकायुक्त की टीम आगे कार्यवाही में जुटी हुई है। ये जमीन सीमांकन का मामला था। जमीन सीमांकन के एवज में 35,000 रुपये मांगे थे। कब? ये अभी 5-7 दिन पहले। कितने मांगे थे? 44 मांगे थे, 35,000 रुपये देना था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने लोकायुक्त में शिकायत कर दी, जिस पास कार्रवाई हुई। किसने मांगे थे और किसको दिए? ये मैडम ने मांगे थे,
पटवारी मैडम ने, जो कि उनके भाई के साथ किसी की दुकान है भेरगढ़ में, उनको दिलवाया तो वहाँ दे दी मैंने जाकर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध के मामले में ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के लिए उज्जैन से हिसार गई एसआईटी टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्योति मल्होत्रा की उज्जैन यात्रा के दौरान यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो के आधार पर संदेह के घेरे में लेते हुए पूछताछ के लिए एक टीम रवाना हुई थी। एडिशनल एसपी ने बताया कि पूछताछ में कोई भी चीज सामने नहीं आई है जिससे ज्योति पर उज्जैन में हुई गतिविधियों को लेकर शक किया जाए। वो उज्जैन आई थी और सामान्य तौर पर दर्शनार्थी की तरह दर्शन किए, साथ ही यहां से लौट गई थी। फिलहाल नेशनल एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही है। उज्जैन से गई 5 सदस्यों की टीम ने हिसार थाने में ज्योति मल्होत्रा से 3 दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। इससे यह कहा जा सकता है कि उज्जैन के इस दौरे पर ज्योति को बड़ी राहत मिली है। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि टीम को कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ज्योति की गतिविधियों को संदिग्ध साबित कर सके। अब नेशनल एजेंसी आज ज्योति से आगे की पूछताछ करेगी और मामले की जांच जारी रहेगी। उज्जैन से गई टीम की वापसी के बाद यह माना जा रहा है कि ज्योति के खिलाफ उज्जैन में कोई भी सबूत नहीं मिला है। यूट्यूबर जो ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने की एसआईटी हमने हिसार भेजी थी। एसआईटी ने विस्तृत पूछताछ कर ली है। उज्जैन से रिलेटेड कोई भी शंकास्पद या संदेहास्पद चीज़ें अभी तक अपने संज्ञान में नहीं आई हैं। टीम ने विस्तृत पूछताछ करने के बाद वापस लौट रही है। उससे बहुत विस्तृत पूछताछ की गई है। कहीं कोई ऐसा तथ्य संदेहास्पद या शंकास्पद या जिसपे चिंताजनक स्थिति उज्जैन को रिलेटेड लेके कुछ नहीं पाया गया है। ये वीडियो जो है उसके द्वारा जो बताया गया है कि लास्ट ईयर एक वर्ष पूर्व वो उज्जैन आई थी। एक सामान्य दर्शनार्थी की तरह उसने महाकाल मंदिर दर्शन किए थे और वापस लौट गई थी। तो कहीं कोई ऐसी विशेष संज्ञान लेने की आपत्तिजनक स्थिति नहीं पाई गई है। अभी तक स्थिति में यही हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाइट शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड का काम करने वाले मुकेश पिता प्रेम तिवारी की लाश भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में मिली है। मृतक पांड्या खेड़ी का रहने वाला था। घटना की जानकारी लगते ही भैरवगढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन अभी तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों एंगल से जांच कर रही है। क्षेत्र में लाश मिलने की सूचना के बाद कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। क्षेत्र के ग्राम बोइला गुजर के पास मुकेश त्रिवेदी उर्फ लक्की, जो पांड्याखेड़ी निवासी, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी आज मिली है, जिसकी सूचना पर से पुलिस द्वारा मौके पर जाकर प्रारंभिक कार्रवाई कर इसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गांव में एक युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राहुल पिता रमेश मकवाना के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ जगोटी से 1 किलोमीटर दूर घटिया मार्ग पर स्थित मेहता वेयर हाउस के पास अपने खेत पर रहता था। गत रात्रि को चली तेज आंधी के कारण घर की बिजली यानी कि लाइट बंद हो गई थी। दूसरे दिन सुबह राहुल बिजली को चालू करने के लिए तार को देखने के लिए निकला, जहां खेत में घर की बिजली का तार टूटा हुआ था। उसे जोड़ने से पहले ही वो बुरी तरह करंट के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक के 3 छोटे बच्चे हैं और वो अपने परिवार का पालन पोषण दैनिक मजदूरी करके करता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना राघवी पुलिस और बीट प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान, पटवारी भरत सूर्यवंशी ने मौके पर पहुंचकर मृतक और घटना स्थल का पंचनामा बनाकर युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महिदपुर सरकारी अस्पताल भेजा, जहां शाम को युवक का अंतिम संस्कार किया गया। उज्जैन की कालिदास एकेडमी में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। इस अवसर पर नागपुर की मंडली द्वारा अहिल्या माता के जीवन प्रसंगों पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अहिल्या माता का जीवन समाज के लिए गौरव का विषय रहा है। उनके जीवन के विविध पृष्ठ सुशासन के प्रतीक हैं और आज भी हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुख्यमंत्री ने नाट्य मंचन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को हमारे इतिहास और लोक नायकों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि अहिल्या माता का जीवन हमें सुशासन और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। उनके आदर्शों और मूल्यों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे
और सभी ने मंचन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कलाकारों से भेंट कर उनके कार्य की सराहना की और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमारी संस्कृति और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। एक बार खांडेराव जी ने बड़ी मुहिम पे बड़ी विजय प्राप्त की और बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा धन असबाब लेकर आए और लेकर के धन अपने पास रख लिया। अहिल्या माता को मालूम पड़ा, उनने उठा के पूरा सरकारी खजाने में डलवा दिया। अब वो अपनी पत्नी से बोलते कि ये तो मेरे अपने पुरुषार्थ का है, तुमने सरकारी में कैसे डलवा दिया? उन्होंने क्या बिना फौज के लड़ लेते क्या? सरकार की फौज से लड़े हो तो ये सरकारी हो जाएगा। अहिल्या माता के नाम पर एक नागपुर की मंडली ने जहां जो नाटक करने के लिए अपना प्रदर्शन प्रारंभ किया, मेरी अपनी ओर से शुभकामना देने आया था। अहिल्या माता के जीवन के विविध प्रसंगों से सदैव समाज सदैव गौरवान्वित होता है, सीखता है। उनके जीवन के विविध पृष्ठ एक एक सुशासन के प्रतीक है। मेरी अपनी ओर से बधाई। निजधाम वासी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 3 दिवसीय धार्मिक वार्षिक भंडारा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भंडारा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर उज्जैन में मक्सी रोड स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वक्त गुरुपूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का आशीर्वाद लिया। महाराज ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि कुछ ऐसा काम करे जिससे आजकल समाज में विशेषकर युवा पीढ़ी में फैलती नशाखोरी, चरित्रहीनता पर रोक लगे और तरक्की, सम्मान, पैसा कमाने के लिए, पहलवान, राजनेता, खिलाड़ी बनने के लिए शराब मांस के सेवन को अनिवार्य समझने की गलतफहमी दूर हो सके, ताकि नौजवानों का भविष्य बचे और जीव हत्या पर भी रोक लग सके। जीव दया का काम हो, कुदरत के प्रतिकूल काम न हो। अपने और अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन समाज के भले के लिए हमारे निवेदन पर विचार करें। मुख्यमंत्री जी ने भी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन धन्य होने और उनके दिशा के अनुसार कदम उठाने की बात कही कि आप ऐसा काम करिए कि जिससे ये चरित्रहीनता न बढ़े, जिससे ये जो नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, ये नशा की आदत में लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं, उन्नति के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में, पैसे के लालच में कि पैसा मिल जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, हम तभी राजनेता बन पाएंगे, हम तभी पहलवान बन पाएंगे, जब क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी तभी बन पाएंगे कि जब हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे। सत्संग में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उज्जैन नगर निगम सीमा में और प्रदेश के अन्य 18 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी गौशाला भी बनाई जा रही है। दूध उत्पादन पर अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा 25 गाय पालने वाले गौपालकों को 25% अनुदान दिया जाएगा। अब गाय माता का दूध भी खरीदा जा रहा है। राज्य में देश का 9% दूध उत्पादन होता है। सरकार इसे 20% तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का अमृत वाक्य है। ऋषि मुनियों और संतों के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। साधु संतों को देखकर भगवान से मिलने का अनुभव प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु हमारे अंदर के अवगुण नष्ट कर सद्गुणों का रोपण कर अज्ञानता को दूर करते हैं। देशभक्त नागरिक बनना और चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण करना गुरु का प्रमुख कार्य है। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टेटवाल, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव से गुरुदेव जी का सत्संग का श्रवण किया गया। जय गुरुदेव आश्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आया हूँ। जय गुरुदेव आश्रम में गुरु महाराज का भंडारा है। हम सब सनातन धर्मी सभी गुरु, सभी आश्रम, सभी अखाड़ों का सम्मान करते हैं और हमारे सभी गुरु महाराज के द्वारा शाकाहार के लिए, नशा मुक्ति के लिए, योग्य देशभक्त नागरिक बनने के लिए, जीवन में सदाचार पालने के लिए ये जो प्रेरणा देते हैं, इसी की आवश्यकता है। समय के साथ बदलते दौर में दुराचरण के बजाय सदाचरण की तरफ लोग अपनाएं
और ये तो हज़ारों लाखों की संख्या में आश्रम में आने वाले सारे लोग अपनी रिक्शा लेकर के जीवन भर साकार की, सदाचार की, नशा मुक्ति की, धूम्रपान की, सबसे दूर रहने का संकल्प लेते हैं। ये सब पल अगर सभी लोग अपनाएं, निश्चित रूप से परिवार स्वर्ग हो जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।